हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज ऑल ओवर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिर क्लास 9th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है वो है मैटर इन सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। और दोस्तों आज पार्ट 5 है और आज दोस्तों ये चैप्टर पूरा ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, आज चैप्टर को हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 4 तक लेक्चर 4 तक कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उससे ज़रूर जाकर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th केमिस्ट्री के नाम से, उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। फिर आपको अच्छे समझ में पूरा चीज़ आएगा। आज इस टॉपिक को पूरा हम ख़त्म करेंगे। तो अगर हम इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों जैसे ही पहला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है उसके बाद दोस्तों हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा बायोलॉजी स्टार्ट करें या फिजिक्स स्टार्ट करें या मैथ स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक सबसे पहले हमारा वो है फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन जिसको हम दोस्तों हिंदी में विलय भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विलय भी कहते हैं। आप लिख लो इसे, या मर्ज बोल सकते हैं। तो फ्यूजन हिंदी में क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूजन होता क्या है। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है द्रवण की प्रक्रिया के दौरान किसी ठोस पदार्थ का गैस में परिवर्तित होना ही विलय कहलाता है। मतलब कि जब द्रवण की प्रक्रिया होता है, यानी कि द्रवण किसको बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को। जब मेल्टिंग का प्रक्रिया, देखिए मेल्टिंग का मतलब ही क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब ही क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का गैस द्रव में परिवर्तित होना। किसी ठोस पदार्थ का गैस में परिवर्तित होना, द्रव में परिवर्तित होना, ये तो द्रवण होता है। यानी कि मेल्ट होता है, ठीक है। तो द्रवण की प्रक्रिया के दौरान किसी ठोस पदार्थ का गैस में परिवर्तित होना ही, जब कोई द्रवण की प्रक्रिया हो रहा है यानी मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो जब ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, यानी कि विलय कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन वाला टॉपिक आपको क्लियर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों द्रवण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला टॉपिक यही है आपका, इसको हम देखते हैं। देखिए इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है आपके लिए। वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर किसी 1 kg ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से अभी क्लियर करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वायुमंडलीय दाब समझते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आप कोई अलग से ऊष्मा नहीं दोगे इस पर। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वातावरण में टेम्परेचर है, उस पर कह रहा है बात। 1 kg ठोस, 1 kg कोई सा भी ठोस, चाहे बर्फ ले लो और दूध का जमा हुआ ले लो, वो ले लो, दूध का ठोस ले लो, पदार्थ को द्रव में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ। जैसे देखो सपोज दैट ये आपका एक बीकर, ये आपका क्या दोस्तों? एक बीकर है, ठीक। ये आपका बीकर है। मैंने इसमें क्या किया? 1 kg ठोस पदार्थ ले लिया। 1 kg ठोस पदार्थ ले लिया। सपोज दैट मान लो ये ठोस पदार्थ क्या है? ये आइस है। क्या है? आइस। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। ये सबको पता होगा। देखिए आइस मीन्स बर्फ होता है। अब देखो दोस्तों ये आपका क्या? वायुमंडल। ये आपका क्या है? वायुमंडल। ये वायुमंडल है। मैं आपको इसका भी दर्शाता था। ये आपका वायुमंडल है। ये आपका क्या है? वायुमंडल है। मैं आपको लिख दिया वायुमंडल है। आप ऐसे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वायुमंडल है। इस बीकर में मैंने, बीकर या बर्तन कोई सा पोट मान लो, उसमें मैंने एक आइस का क्यूब रखा हुआ है, यानी कि आइस बर्फ का ठोस रखा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक दाब, देखिए यहाँ कह रहा है ना, यहाँ कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर किसी 1 kg ठोस पदार्थ को। अब देखो वायुमंडलीय दाब यानी कि वायुमंडलीय टेम्परेचर। जैसे इस पर वायुमंडलीय टेम्परेचर पर आप देखो ग्लास में रखोगे, वायुमंडलीय टेम्परेचर पर और ये दोस्तों क्या हुआ? बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। बर्फ धीरे धीरे क्या? मेल्ट होने लगा, द्रवण होने लगा, पिघलने लगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही पिघलने लगा, आखिर ये कैसे पिघल रहा है आपको पता है? अब इसको ये जो बर्फ दिख रहा है दोस्तों, आप इस पर कितना भी आप इसको अगर आप पिघलाना चाहते हैं जल्दी इस बर्फ को, अगर आप अलग से टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर आप इस पर अलग से टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये फिर जल्दी पिघल जाएगा। कोई नहीं, ये उतना पर ही पिघलेगा जितना पर ये पिघलता है। ये उतना पर ही पिघलेगा जितना पर ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर पिघलेगा। पता है ना आपको? ये बात हमेशा नोट करना। वायुमंडलीय दाब पर, चाहे वायुमंडलीय दाब पर पिघले चाहे अलग से कोई दाब दे दो, फिर भी इसका क्वथनांक सेम ही रहेगा। जल दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये आपको पता होगा।
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। अगर आप अलग से ताप दे रहे हो फिर भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, ना कि दोस्तों अगर आप वायुमंडलीय टेम्परेचर पर इसको पिघला रहे हो तो ये कम में हो जाएगा और इस पे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर में आया। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। अब देखो गुप्त ऊष्मा, अब देखो अब इसमें जो ऊष्मा हो रहा है, बर्फ जो पिघल रहा है, ये देखो वही बात कर रहा है द्रवण की गुप्त ऊष्मा, मतलब मेल्ट, जो इसमें ऊष्मा गया, जो बर्फ जो पिघल गया, तो ऊष्मा गया कहाँ, इससे जो ऊष्मा आया तो ऊष्मा गया कहाँ, ये बर्फ जो था इस बर्फ के अंदर दोस्तों ऊष्मा छिपा हुआ है, बर्फ के अंदर ऊष्मा छिपा हुआ है, यही दोस्तों होता है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। इसी को हम कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। जो ऊष्मा होता है वो बर्फ के अंदर छुपा होता है, बर्फ का जो अणु होता है, बर्फ जो ठोस है उसके जो अणु होते हैं उसके अंदर वो कार्य कर रहा है, ऊष्मा खर्च कर रहा है, जिससे दोस्तों हमारा बर्फ मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। आए समझ में, यही है दोस्तों आपका बेसिकली द्रवण की गुप्त ऊष्मा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है आपका, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका होता है, एक बार और अच्छे समझे, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल, यानी कि जितना बर्फ का क्वथनांक होगा उतना जल का भी क्वथनांक होगा। लेकिन गुप्त ऊष्मा के कारण ये 0 डिग्री का बाद 0 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा तो बर्फ और जल एक साथ रहते हैं, मतलब जब इसका क्वथनांक जितना होगा दोनों का सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन किंतु गुप्त ऊष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊष्मा इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक होती है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर, अभी बताया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, दोनों के साथ रहते हैं। लेकिन जो इसमें गुप्त ऊष्मा रहता है, इसमें जो गुप्त ऊष्मा रहता है इस बर्फ में जो गुप्त ऊष्मा इसे करके है, इस बर्फ में जो गुप्त ऊष्मा जो आपका है वो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल से अधिक होता है, जल की ऊष्मा से अधिक होता है। जो बर्फ है, जो बर्फ के अणु जो पिघल गए उसमें जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के ऊष्मा से अधिक है। मैं गुप्त ऊष्मा की बात कर रहा हूँ, क्यों अधिक है, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा है भाई, इसमें जो गुप्त ऊष्मा से ये पिघला तो गुप्त ऊष्मा इसमें स्टोर रहेगा ना अंदर में। तो यही दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की गुप्त ऊष्मा से इसका गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है, आए समझ में। तो दोस्तों द्रवण की गुप्त ऊष्मा आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है वही है दोस्तों, इधर मैंने क्या पढ़ा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। देखिए ये भी सिंपल इसी की तरह द्रव की गुप्त ऊष्मा की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, किसी 1 केजी द्रव का, उसमें क्या था, इसमें था 1 केजी ठोस, इसमें क्या था 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित होने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, 1 केजी द्रव का उसके क्वथनांक पर ताप में बिना कोई परिवर्तन किए। देखिए यही बात है, इधर मैंने क्या बोला था, इधर आपको सिर्फ एटमॉस्फेरिक तापमान देना है, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा, अब अलग से कोई तापमान नहीं देना, अलग से दोगे तो फिर भी कोई फर्क पड़बे नहीं करेगा। इधर भी वही, इधर मैंने थोड़ा पॉइंट नोट कर दिया है, वायुमंडलीय दाब पर किसी 1 केजी द्रव का उसके क्वथनांक पर, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ताप में बिना कोई परिवर्तन, मतलब ताप आपको अलग से देना ही नहीं है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वही रहेगा, आपको अलग से ताप नहीं देना है। बिना कोई परिवर्तन किए गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। जैसे दोस्तों मान के चलो हमारा 1 केजी द्रव है, मान के चलो कोई द्रव है, इसमें क्या है, कोई द्रव है। ठीक है, इसमें कोई द्रव है, ठीक, पानी ही मान लो, ठीक है, पानी ही मान लो, चाय दूध वगैरह कोई भी कुछ मान लो। यहाँ कह रहा है ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देखिए यहाँ कह रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही लेंगे। ये मैंने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बना दिया कुछ इस तरह। अब देखिए इसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बना, ये ताप आ रहा है, धूप आ रहा है इस जल में, तो मैंने छत पर रख दिया है, कहीं पर भी रख दो आप। फिर भी दोस्तों जब तक, अब देखो ये द्रव वाष्प में कब बदलेगा, यही तो कह रहा है यहाँ, यही तो कह रहा है। अच्छे से डेफिनेशन आप समझो, आप डेफिनेशन समझोगे तो सारा एग्जाम्पल आप खुद से भी बना लोगे। यही तो कह रहा है यार, वायुमंडलीय दाब पर किसी 1 केजी द्रव का उसके क्वथनांक पर
ताप में बिना कोई परिवर्तन के गैस अवस्था में परिवर्तन होना। अब देखो कोई भी द्रव गैस अवस्था में कब परिवर्तन होगा, जब हम उसको उष्मा देंगे, उसको ताप देंगे, जब भी तो वो गैस अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि वाष्प में परिवर्तित होगा। देखिए वो यहाँ पर मैंने जब द्रव लिया, अब इसको उष्मा की जरूरत है, तभी तो ये वाष्प बनेगा, गैस बनेगा। तो एटमॉस्फेरिक, ये जो एटमॉस्फेरिक देख रहे हैं, इससे हमारा उष्मा धीरे धीरे निकल रहा है, हमारा तो धीरे धीरे उष्मा निकल रहा है। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस द्रव पर पड़ा तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इवेपोरेट होने लगा। इवेपोरेट यानी कि वाष्प होने लगा, गैस अवस्था में परिवर्तन। गैस अवस्था में कब परिवर्तन होगा, जब इसका क्वथनांक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अब देखो आप सोचोगे कि हम तो इसको अलग से ताप देकर भी 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं यहाँ, लेकिन कहा है ना यहाँ पर बिना ताप में, बिना कोई परिवर्तन किए, ताप में आपको चेंज करना ही नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है यही रहने वाला। अब देखो ताप में परिवर्तन कर दो भी तो क्या होगा, अगर आप इसमें अलग से देना चाहते हो, सपोज दैट ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, H2O है, ठीक, ये आपका H2O है, ये आपका क्या है, H2O है, ठीक है। इस बीकर में H2O है। अब इसको चाहते हो कि आप वाष्प के रूप में परिवर्तित करना, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा ना। फिर भी आपको अलग से दे रहे हो तो फिर भी तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, यानी कि जेल जो दोस्तों है इसका फिक्स है। ये जेल क्या है, फिक्स। देखो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ये फिक्स टेम्परेचर पर काम करता है। ये क्या किस पर काम करता है, फिक्स टेम्परेचर पर काम करता है। तो आप अलग से भी अगर उष्मा दे रहे हो फिर भी जल 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, फिर ये गैस के रूप में परिवर्तित होगा। वायुमंडल में भी क्या है, वायुमंडल में जब थोड़ा समय लगेगा, देखिए यहाँ क्या इसमें थोड़ा समय नहीं लगेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना पड़ेगा। वायुमंडल में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी जब तक जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करेगा तब तक जल यानी कि द्रव आपका गैसीय अवस्था या वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो यही दोस्तों बेसिकली आपका होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब बोलोगे आप गुप्त उष्मा आखिर कहाँ होता है, वाष्पन तो हमने समझा, गुप्त उष्मा होता क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गुप्त उष्मा बेसिकली होता है क्या, एक भाप होता है, वेपर होता है। क्या होता है, भाप, वेपर। आपने कभी कभी नोट किया होगा क्या होता है, गुप्त उष्मा क्या होता है, एक तरह से वेपर होता है जो आपको पता नहीं चलता है, जो आपका उसमें छिपा रहता है। क्या रहता है, छिपा रहता है। अब हम देखें, अब जैसे देखो हम पानी को जब गर्म किया मैंने, अब जैसे मैंने पानी को गर्म किया, जो ऊपर इस पानी को जब मैंने गर्म किया था, तो ये ऐसे ऐसे करके भाप बन के उड़ रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म ऐसे उड़ रहा था। तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या, यही तो आपका है वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तन। अब देखोगे जो ये पानी जो अंदर वाला है, ये जो पानी भी गर्म है, और जो भाष्प है, वाष्प जो है, अब देखो आप जब इसमें छूते हैं तो भाप आपको ज़्यादा गर्म लगता है पानी की अपेक्षा। पानी आपने गर्म किया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको आप अगर टच करते हैं तो आपको मतलब उसमें आप अंगुली अगर डुबाते हैं तो वो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू वेपर। मतलब ये जो भाप देख रहे हैं, अगर आप इस भाप को अगर भाप के संपर्क में आएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता नहीं है कि ये भाप में उष्मा है, लेकिन आप फिर भी टच करें, आप सोचोगे इसमें तो उष्मा है ही नहीं, फिर भी हम टच करते हैं, फिर भी हमारा उंगली जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि दोस्तों उस भाप में गुप्त उष्मा रहता है, इसीलिए दोस्तों आपका हाथ जल जाता है आप जब उसको छूते हैं। तो आज समझ, यही दोस्तों आपका होता है गुप्त उष्मा, ठीक है। जैसे आप अगर फुला हुआ रोटी खाते हो तो आपको पता होगा कि जैसे आप रोटी हम पका रहे हैं, जो उष्मा दे रहे हैं तावा पर रख के, तो उष्मा जो जा रहा है, तो उष्मा किसमें, रोटी के अंदर स्टोर हो रहा है। वो जब आप उसको फोड़ते हो तो आपको उसमें गर्म भाप निकलता है, जिससे आप टच करते हो तो आपका हाथ काफ़ी जल जाता है। वही उसमें क्या रहता है, काफ़ी मात्रा में भरा हुआ गुप्त उष्मा रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे जब इसमें गुप्त उष्मा दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है क्या इसमें गुप्त उष्मा, लेकिन ये स्टोर हो रहा है पानी के अणुओं के बीच। जो पानी था, इसके अणु जो थे दोस्तों, इस अणुओं के बीच दोस्तों आपका गुप्त उष्मा, जो मैंने वायुमंडलीय दाब दिया या अलग से कोई दाब दिया, वो आपका टेम्परेचर लग रहा है। तो वो आपका कब पता चलता है, जब पानी इवेपोरेट होने लगता है, तो वो वाष्प जो होता है, वाष्प को अगर आप छूते हैं, भाप को छूते हैं, तो आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसमें उस भाप में गुप्त उष्मा रहता है। अब आए सबको समझ में, आपको ये भी दोस्तों आप कह सकते हैं दैनिक एग्जाम्पल का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों वाष्पन की गुप्त उष्मा आपका खत्म होता है। अच्छे से दोस्तों मैंने समझा दिया, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में आगे टॉपिक क्या है। दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है वो आप न्यूमेरिकल से सवाल है, जो कि आपका होता है सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आप अगर आप IIT की तैयारी दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, या बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कन्वर्ट करने दे देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को
केल्विन में बदलो, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको 1 मार्क्स के आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इसका फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना वो नहीं सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सेल्सियस। देखिए आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को 3 यूनिट से हम माप सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों सेल्सियस होता है, एक सेल्सियस होता है, और एक आपका केल्विन होता है, और एक आपका फ़ारेनहाइट होता है। अब बोलोगे इस तीनों में हमेशा हम सब जगह कौन सा यूज करते हैं? सब जगह हम केल्विन यूज करते हैं, क्योंकि केल्विन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। एसआई ने हमें बताया कि टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या? केल्विन। केल्विन को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं सभी जगह, ठीक है। वैसे ये 3 यूनिट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीनों टेम्परेचर का सबसे लो टेम्परेचर क्या होता है, सबसे हाई टेम्परेचर क्या होता है। देखिए सेल्सियस का अगर मिनिमम कहा जाए तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, ठीक है। और केल्विन में 273 केल्विन पर, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उबलेगा कब? अब देखिए सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग उसका होने लगता है, ठीक है। केल्विन में अगर 373 केल्विन तक आप उसको गर्म करते हैं तो पानी बॉयल होने लगता है, यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। आप इसका रेंज एक तरह से कह सकते हैं रेंज। ये क्या है? सेल्सियस का रेंज कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। केल्विन का रेंज कितना होता है? 273 केल्विन से 373 केल्विन तक, ठीक है। फ़ारेनहाइट का रेंज कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। तो 100 डिग्री जो ज़्यादा वाला, तीनों में जो ज़्यादा है वो जल का क्वथनांक है, ठीक है, वो जल का क्वथनांक है। और तीनों में जो कम है, जैसे 0, 273 के 32, ये तीनों क्या है? तीनों यूनिट का कम वैल्यू है, तो इस पर जल जम जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, इतना आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला इसका। जो आपके सवाल आते हैं ये सवाल आपको बनाना जरूरी है, इस फॉर्मूले से वो सवाल आते हैं। देखिए फॉर्मूला जो होता है आपका, देखिए फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे ऐसे लिख दिए हैं, हमको समझने में नहीं आया। ये कुछ नहीं करना, ये जो सेल्सियस दिख रहा है, सेल्सियस को 0 डिग्री में घटाना है, सी को 0 में घटाना है। अगर सी को 0 में घटाएंगे तो सी ही होगा, ठीक। फिर बटा, ये बटा आपका अपॉन में आपको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका बटा है, ऐसे लिख सकते हैं सी। अब बोलेंगे कि 100 कैसे है, या 100 कैसे है? देखिए आप हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू में घटाना, हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू में घटाना। अब हायर वैल्यू क्या है? 100 में 0 गया तो 100 ही होगा, तो सी बटे 100 यहाँ आपका हो जाएगा। आपको समझ में आया? सेम आपको इसी तरह इसमें भी करना। सबसे पहले क्या है? केल्विन। अब केल्विन को ले लेना और इसमें लोअर वाले को घटाना है। लोअर वाला आपका क्या है? 273 है, ठीक। अब बटे आपका क्या है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 373 में अगर 273 को माइनस करेंगे तो 100 आपका होता है, ठीक है। सेम इसमें भी जो पहले यूनिट है, यूनिट में आपको लोअर वाला घटा लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 180 होगा। यही दोस्तों आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसी फार्मूले पर सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लो कॉपी में, ताकि आप अच्छे से सवाल कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए सबसे पहला सवाल जो हमारा है वो है 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। अब हम इसको कैसे बदलेंगे? विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखिए पहले हम देखिए हमको बदलना किस में है? सेल्सियस से केल्विन में। सबसे पहले यहाँ देखिए सेल्सियस से केल्विन, हमारा तो फॉर्मूला यहाँ 3 है, हम लेकिन कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहले हम यूनिट देखेंगे, यूनिट को किस में कर रहा है? सेल्सियस को केल्विन में कह रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्सियस केल्विन। देखिए आप सेल्सियस यहाँ आपका सेल्सियस और केल्विन, इन्हीं दोनों का बात हो रहा है, फ़ारेनहाइट का कोई चर्चा नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों को बेसिकली लिखेंगे। तो क्या है? सी बटे 100 बराबर के माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी बटे 100 बराबर के माइनस 273 बटे 100। यही तो है। अब क्या करोगे? अब देखो सी का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना? 37। अब 37 बटे 100 आप इसको जो वैल्यू रखता है, जो वैल्यू आप रखना चाहो रख लो, के माइनस 273 अब बटे 100, ठीक। अब क्या? अब इसको वज्र गुणनखंड कर दो, 37 गुना 100 कितना हो गया? 3700 हो गया। अब बराबर कितना हो गया? 100 के माइनस ये कितना हो गया? 27,300, ठीक है। अब जब इसको माइनस करोगे, देखो इधर 3700, अब 3700 में अगर 2700 घटाते हो, अगर आप फिर देखो मेरे यहाँ जगह नहीं है, आपको भी जरूर उसको नोट कर। देखो अब क्या करेंगे? 3700 को आप
एक मिनट, 3700 को आप इसमें नोट कर लो। 3700 ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3700 को आप 273 जोड़ लो, 273 और 0 0 आप इसको जोड़ लो तो 0 0 7 3 10 7 3 10 3 1 4 2 1 3 इतना हो गया आपका। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है उतना, मैं इसलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आएगा इस तरह। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर दोस्तों आएगा, वो आएगा आपका 310 केल्विन। कितना आएगा? 310 केल्विन। ये आप अपने कॉपी में सॉल्व करना, मैंने आप यही फॉर्मूला से होगा। देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, आप यूनिट देखिए किस में करा है, सेल्सियस से केल्विन में, तो सेल्सियस और केल्विन में आप फार्मूला लिख लेना है। सेल्सियस और केल्विन का फार्मूला आपको लिखना है। सेल्सियस बोला तो सेल्सियस का फार्मूला ये है और केल्विन का ये है, बस इन्हीं दोनों को लिखना है। जिसमें कहेगा उसको हम लिखेंगे बस, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। फार्मूला 3 है, आप बोलोगे कौन सा लगाया, तो सेल्सियस वाला कह रहा है सेल्सियस से केल्विन, तो सेल्सियस से केल्विन वाला लगाएंगे। ठीक है, और देखते हैं और भी हम एग्जाम्पल लिया मैंने, देखिए और भी एग्जाम्पल क्या, अब देखिए अब बोल दिया मेरे को 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। अब देखो यूनिट क्या, पहले यूनिट देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लगाओ। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका 0 बटे सी होता है, क्या होता है सी बटे 100 अब बराबर क्या होता है F माइनस 32 यूनिट में छोटा वाला वैल्यू घटाएंगे, अब बटे दोनों का डिफरेंस कितना था 180 था। ठीक है, अब इसको आप जब गुना करेंगे तो 180 गुना सी, सॉरी अब आप सी का वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए सी का जो वैल्यू है आपका यहाँ, सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 37 है। अब बटे 100 बराबर इधर कितना है F माइनस 32 बटे 180, यही है ना। अब वही करना है, फिर इसको गुना कर लो तो कितना होगा 37 गुना 180 होगा 37। आप देखो कैलकुलेशन वाला काम आप खुद करो, कैलकुलेशन वाला काम खुद करो। सबसे मेन बात क्या, आपको विधि बताना चाहिए, मेथड किस मेथड से वो बनेगा। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। अब इधर फिर इसको गुना करो 100 गुना F 100 F, अब माइनस किधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3200। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप कैलकुलेशन खुद से करना तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका मैंने लिया है उसको चलते हैं। कैलकुलेशन आप खुद से करिए, आपका मैथ भी ठोस होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास उतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको करके दिखाऊँ। ठीक है, सबसे पहले आपको विधि पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत एग्जाम में निकाल लोगे। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है और देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करें। 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करें, क्या करा, फिर सेल्सियस से केल्विन करा, सेल्सियस से केल्विन करा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है C बटे 100 होता है, अब बराबर क्या होता है केल्विन, यानी कि K माइनस 273 बटे दोनों का डिफरेंस कितना था 100। अब देखो C का वैल्यू कितना है 30, 30 बटे 100, अब बराबर इधर क्या इतना है K माइनस 273 अब बटे 100। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करो, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3000। इसका इससे करो तो कितना हो जाएगा 100K अब माइनस 273 सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 273 होगा, 273 पर 00 होगा। ठीक है, अब अगर इसको अब इधर लाओगे, अगर आप इस भाई साहब को इधर लाओगे तो ये जुड़ जाएगा। चलो हम इसको जोड़ते हैं। अगर मैं इधर इसी को जोड़ देता हूँ, ये जुटेगा आपको पता है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 3000 को मैंने जोड़ दिया इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 ऊपर जोड़ता हूँ, चलो कितना हो जाएगा 0 0 3 7 3 10 और 2 1 3, तो कितना हो गया मेरा 330।
अब देखो ये 100 के जो है, अब इसमें क्या भाग चला जाएगा, इसको 100 से भाग दे दो, 100 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। तो 303 केल्विन में हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 303 केल्विन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन करना, अगर हमसे कोई मिस्टेक अलग हो सकता है, अलग भी कुछ आंसर आए, लेकिन मेरे हिसाब से 303 केल्विन ही आएगा। आप सॉल्यूशन जरूर करना कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते और भी कुछ क्वेश्चन में है, देखिए और कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप होमवर्क में करना दोस्तों, आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। ठीक है, दे देता हूँ मैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले, किस में बदले, सेल्सियस में बदले। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में ज़रूर दोस्तों आंसर देना कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, और एक दे देता हूँ मैं, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, किस में दोस्तों, केल्विन में बदले। अब इसको भी दोस्तों आपको बनाना है। ठीक है, केल्विन में बदले। और मैं दे देता हूँ, और लिख लो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं। ठीक है, आज से आप ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। यकीन मानो दोस्तों, जब आप 10वीं पास करते हो या नवीं से आप 10वीं में जाते हो, तो अपेयरिंग जब रहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हो, ITI का एग्ज़ाम देते हो, उसमें दोस्तों ये काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों ये डिग्री सेल्सियस वाला पूछा जाता है कि कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ये सब दोस्तों आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसको नोट अच्छे से करें। ठीक है, तो और कुछ सवाल दे देता हूँ मैं, एक और सवाल आप लिख लो, आप। मैं एक बुक का सवाल आपको दे देता हूँ। 575 केल्विन को सेल्सियस में बदले, किस में बदले, सेल्सियस में बदले। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिया होमवर्क में दोस्तों, इस 3 क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट में जरूर आंसर देना, ताकि आपको अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये 5वां टॉपिक था, और ये ख़त्म होने वाला, ये भी मैंने देखा, और उसमें मैंने पढ़ा फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है ये पढ़ लिया। और इसके बाद फ्यूजन के बाद दोस्तों मैंने पढ़ा द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वायुमंडलीय दाब पर किसी 1 kg द्रव का, सिंपल सी बात है। जो इसमें क्या है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या 1 kg ठोस को पिघलाना पड़ता है, इसमें ठोस को द्रव में परिवर्तित करना पड़ता है बिना कोई ताप में परिवर्तन किए। यहाँ जो है द्रव को गैस में परिवर्तित करना पड़ता है बिना कोई ताप में परिवर्तन किए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और आप ये थोड़ा सा डायग्राम भी बना देना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए, फिर मैंने देखा कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ये भी हमने देखा। सेल्सियस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से, और अधिकतम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका बॉइलिंग होने लगता है, क्वथनांक होने लगता है। अब वेपोराइज उसका अगर आप बोलोगे वाष्प कब बनेगा, ज़्यादा वाष्प 120 डिग्री सेल्सियस तक जब आप गर्म कर दोगे तो पानी पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा, यानी पूरे वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, केल्विन में अगर बर्फ़ को जमाना हो तो 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन पर वो जम जाता है, और 373 केल्विन पर वो हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब फ़ारेनहाइट में अगर कहा है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो लो होता है इसका, वो पानी जम जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा, और बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा। और जो ये है फ़ारेनहाइट आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी बॉयल करने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कन्वर्जिंग फार्मूला C/100, मतलब कि जो यूनिट को मिनिमम में घटाओ, फिर दोनों का डिफरेंस लिखो, यहाँ भी यूनिट को मिनिमम में घटाओ, फिर दोनों का डिफरेंस लिखो, यहाँ भी यूनिट को मिनिमम में घटाओ, फिर दोनों का डिफरेंस नीचे में लिख दो। ठीक है, तो ये सब बेसिकली हमने देखा। फिर हमने क्वेश्चन भी किए, फिर 2-3 क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपका ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो। ये टॉपिक क्या होता है दोस्तों आपका ख़त्म, ये मैंने लिख दिया, ये टॉपिक आपका क्या होता है ख़त्म। दोस्तों आगे आप हमें कमेंट में बताइएगा हम कौन सा टॉपिक फिजिक्स स्टार्ट करें या बायोलॉजी या मैथ स्टार्ट करें। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर दोस्तों शेयर करें। यकीन मानें दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये जो सेल्सियस वाला क्वेश्चन था इसमें ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।